क्षमा प्रार्थी हूं, थोड़ा सा लेट हो गया। कहता है निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है। देखो, दल बदल जो एक कानून है, दल बदल कानून जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था और यह हुआ था 1985 में। तब 10वीं अनुसूची आई थी और इस 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून लाया गया था। क्या लाया गया था? दल बदल कानून लाया गया था। तो क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है। आच्छादित नहीं है। सर डेली क्लास क्यों लेते हैं? अच्छा, डेली क्लास नहीं लेना है, डेली क्लास नहीं लेना है बहू। अभी एक नैन्सी कहती है कि सर डेली क्लास क्यों लेते हैं। मन करता है, पगला गए हैं, इसी के चलते लेते हैं डेली क्लास। तो निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो यह है किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। ये आच्छादित नहीं है। निरोध का मतलब क्या होता है? रोकना। निरोध का मतलब होता है रोकना। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दल बदल कानून को रोकने में शामिल नहीं है? तो किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। ठीक है ना, ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस समय में आप खाना बनाती हैं, इसलिए आपको हम टाइम चेंज कर दें। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या है? भू सुधार है। क्या कह सकते हैं? भूमि सुधार है। और इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है। दूसरा है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। ये कहना गलत होगा। अगर संसद किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डालता है तो उसका परीक्षण न्यायालय करेगा, ये गलत हो गया। इसका सही पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है मिलान करने वाला है। चलिए मिलान करते हैं। 124 अनुच्छेद में कहा गया है संघीय न्यायपालिका के बारे में, तो एकदम सामने सामने आ गया। मतलब ए का हमारा आंसर जो होगा 1 होगा। बी का क्या होगा? तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। सी में क्या होगा? 352 में आकस्मिक प्रावधान के बारे में कहा गया है। और डी में 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। मतलब प्यारे सामने सामने सारी बातें कही हुई है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो 371 की चर्चा में याद रखना है आपको कि 371 में चर्चा किया गया है महाराष्ट्र के बारे में तथा गुजरात के बारे में। महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर, इसका आंसर हो जाएगा बी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 370 अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। और नागालैंड की बात अगर हम करें तो अनुच्छेद 371 ए में इसका चर्चा किया गया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 371 के अंतर्गत किस राज्य की चर्चा है? तो याद रखना है महाराष्ट्र तथा गुजरात। सोनी झा कहती है सर जी जीके जीएस क्यों नहीं पढ़ाते? मन नहीं करता पढ़ाने का, इसलिए नहीं पढ़ाते। मन मन की बात होता है यार।
हर समय थोड़ी ना मन करता है, फिर कभी मन करेगा तो पढ़ाएंगे, अभी डिस्कशन करा रहे हैं। प्राइवेट शिक्षक यही ना मस्ती है, मन किया पढ़ाए, नहीं किया नहीं पढ़ाए। चलिए, संविधान 99वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, किससे संबंधित था? तो यह था राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। याद रखना है, 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये 2015 में संशोधन हुआ था। हालांकि इसकी जो शुरुआत थी 2014 में हो गया था, लेकिन अप्रैल 2015 में ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो 99वां संविधान संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है, याद रखना है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होता है? उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। भैया गलत बात। देखो, 356 क्या है? 356 में है राष्ट्रपति शासन। अब किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजन होगी। बिल्कुल, विधानमंडल की शक्तियां अब किससे चलाई जाएगी? तो संसद के द्वारा चलाई जाएगी। इसका आंसर होगा बी। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अनुच्छेद 19 में कहता है बोलने की स्वतंत्रता, और बोलने की आजादी कभी छीनी नहीं जाएगी। आज सर सब लोग को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मूड है। अभी इजाजत, आपको भी इजाजत है, अभी गाली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने की आजादी 19 आर्टिकल बोलने की आजादी है ना प्यारे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? भाषा के बारे में क्या सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कहता है कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय में किसी बच्चा को आप उसकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य करेंगे, ये हमारा गलत हो जाए। अंगिका का संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अंगिका की बात चल रही है, यह भी एक भाषा है, लेकिन अभी 8वीं अनुसूची में आपको पता है ना, पहले 14 भाषाएं थी, अभी 22 भाषा है। तो अंगिका की अगर हम बात करें तो याद यह रखना है, अंगिका की बात अभी चल रही है, अभी शामिल हुआ नहीं है, इसलिए यह भी हमारा गलत होगा। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। देखो, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी जो है वो राजकीय भाषा है, याद रखिएगा। राजकीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राजकीय भाषा हिंदी है, ये भी गलत। सारे पॉइंट हमारे गलत हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि दिया गया क्वेश्चन का कोई आंसर सही हो, ऐसा भी कंडीशन आपके सामने आ सकता है कि कोई सही नहीं हो सकता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आया बात समझ में? ठीक है प्यारे, आगे बढ़ते। कहता है भारतीय संविधान का भाग 16 जिसकी चर्चा अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है, उसमें क्या है? अभी आपको पता है ना प्यारे, 22 भाग होता है ना, तो 22 भाग आपको याद रखना है, मेहनत करके उसको याद कर लेना है। 16वां में कहा गया है कुछ वर्गों का उपबंध। भाग 16 में प्यारे, भाग 16 में कहा गया है कुछ वर्गों का उपबंध, कुछ वर्गों का उपबंध, अल्पसंख्यक इत्यादि के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। प्रशासनिक अधिकरण तो होगा नहीं, अखिल भारतीय सेवा भी नहीं है 16 में, वित्त आयोग भी नहीं है 16 में, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 16 में कहा गया है कुछ वर्गों का उपबंध। क्या कहा गया है? कुछ वर्गों का उपबंध कहा गया है।
ठीक है ना। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है? नहीं किया जाता है। अभी तो हम भी मिस्टेक कर जाते प्यारे, यहां पे ध्यान दीजिएगा ना सर, यहां पे नहीं लिखा हुआ है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चुनाव है जो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। ठीक है ना, आया बात समझ में। तो लोकसभा का चुनाव तो कराया जाता है, राज्यसभा का भी चुनाव कराया जाता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव कराया जाता है। इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। यानी कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें आपको 5 सेकंड का हम टाइम देते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जाता है ये आपको बताना है। विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग को हटाने के लिए विधानसभा में महाभियोग नहीं चलता है। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, हां देखो प्यारे, उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद जरूर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा नहीं। लेकिन राज्यपाल के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब ये नहीं सोचना है कि राज्य है तो राज्यपाल आएगा। यहां पे इस बात को थोड़ा कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा सारे लोग। क्लियर है ना, इसको कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान, अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अभी जितना बात पूछा है उतना कम से कम पहले जानना है। और इससे संबंधित अब अंतरराज्यीय परिषद क्या है, कभी क्वेश्चन आपसे पूछता भी है। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद होगा। चलिए, हाँ बिल्कुल सुनील का सही है, बिल्कुल सुनील का सही है। सियाराम मंडल जी, हमको उतना नॉलेज नहीं है आपकी इतना। हाँ, हमको जितना बुझाता है प्यारे उतना ही करेंगे। बाकी आप कमेंट में लिखिएगा 10-12 बार कि टीचर चेंज कीजिए, टीचर चेंज कीजिए, तो आप लोग के लिए हम टीचर चेंज करके व्यवस्था कर देंगे, हम चाहते हैं। तो सर डिस्कशन डिटेल्स करा दीजिए ना। कितना डिटेल्स, कितना डिटेल्स ही बताइए हमको। पहली बार तो आप टेस्ट लगा नहीं रहे होंगे, कितना डिटेल्स करवाना ही बताइए हमको। आप लोग एक काम करना है प्यारे कि जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होगा 10-12 कमेंट कम से कम लिखना है कि मास्टर चेंज, टीचर चेंज। उससे क्या होगा कि संस्थान आपके लिए बेहतर टीचर लाएगी जो कि आपको एकदम पूरा डिटेल में डिस्कशन करवाएगा। हमको इतना ही आता है मेरे प्यारे। आइएगा, तो इस बात को पहले इतना समझ लेना है कि भारतीय सभा अंतरराज्यीय परिषद, अब एक पॉइंट यहां पे हमको याद रखना है कि हम बार बार जब चर्चा करते हैं कि अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद की जो चर्चा है एकदम याद कर लेना, एक पॉइंट बना लेना अपने कॉपी में। और हम बोलते भी हैं कि रोज 2-4 पॉइंट लिखने का है। तो अंतरराज्यीय परिषद की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 263 में। अब कम से कम एक पॉइंट इसको जरूर याद रखना कि सर ने बताया था कि अंतरराज्यीय परिषद, उसकी चर्चा अनुच्छेद 263 में है। इस बात को याद रखना है। क्लियर है ना, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को पहले एकदम एक चूंकि भी बहुत टेस्ट हम लोग देंगे, अभी हम लोग बहुत टेस्ट देंगे, हर एक क्वेश्चन में एक पॉइंट याद करते चलेंगे। अब 10 पॉइंट लिख देंगे, पता चला मैंने पॉइंट नहीं याद हुआ। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है।
क्वेश्चन समझना है प्यारे। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो उससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट पर आप एग्री हैं? चलिए, हम जीवन में कभी गुस्सा में नहीं रहते हैं। गुस्सा में नहीं है यार, समझा रहे हैं आप लोग को। गुस्सा में नहीं है, हम कभी भी छात्रों पे गुस्सा नहीं करते। विशेष परिस्थिति में गुस्सा आपको समझाने के लिए करना पड़ता है। अभी किसी छात्र ने बार बार कमेंट लिखा, डीपली में समझाइए। देखो, पढ़ने का शैली क्या होता है, हम रट करके आए 10 गो बात छाप दे। भाई मेरे, पढ़ने का जबरदस्त शैली ये होता है कि कोई भी, जैसे अभी हम एक क्वेश्चन अभी देखें, तो हमने एक क्वेश्चन देखा, तो यहां से एक पॉइंट हमको याद रखना है कि अंतरराज्यीय परिषद की चर्चा 263 में, अब इसको रिवाइंड करना है दिमाग में। तो एक पॉइंट याद हुआ। आप एक बार में 10-20 पॉइंट से ज्यादा याद नहीं रख सकते, क्योंकि टेस्ट रोज देना है, रोज नया 10 बात सीखना है। ये फालतू का जो डिस्कशन जो हम तरीके से कराते हैं उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो बोर्ड को भी भरने आएगा तो बिना मतलब का बोर्ड को भर देंगे, कोई बेनिफिट नहीं है प्यारे। भरे भी हैं बोर्ड जब भरना था हमको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। आइए चर्चा करते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अच्छा, पहली बात, एक बात आपको जानना है प्यारे, राज्य सूची की अगर हम बात करें ना, तो यहां पे अब एक बात आपको जानना है कि राज्य सूची जो है ना प्यारे, इसमें पहले 66 विषय थे। अब इसको समझना है। और अब इसमें कितने विषय हैं प्यारे? तो अब इसमें 61 विषय हैं। इसमें से राज्य सूची में से 5 विषय को हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्लियर है? और देखना, एक बात याद रखना कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाता है। और टैक्स कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेती है। लेकिन विशेष परिस्थिति कभी कभी हो जाता है कि संघ सरकार को राज्य सूची पर कानून बनाना पड़ता है। तो आखिर वो कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं कि जिस कंडीशन में संघीय सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है? पहला कंडीशन होता है जब अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना है, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार या संघ सरकार, दोनों एक ही चीज है, राज्य सूची पर कानून बनाता है। बिल्कुल सही हो गया। संबंधित राज्य की सहमति से अगर बिहार राज्य चाहता है कि केंद्र सरकार कानून बनाए बिहार पर, तो बिल्कुल बना सकती है। दोनों पॉइंट सही हो गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, अगर मान लो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो राज्य सूची पर कानून फिर केंद्र बनाता है। भी सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करता है। एक कंडीशन और होता है कि जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, और क्यों? राष्ट्र के हित में, उस कंडीशन में भी राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र बना सकता है। इस सारे पॉइंट आपको डीपली डिस्कशन तो अपने आप में हो गया ना मेरे प्यारे भाई। अरे इसी बात को हम बोर्ड पर लिख देंगे तो क्या डिस्कशन कहलाता है? नहीं कहलाता है मेरे प्यारे भाई। तो एक ही क्वेश्चन में इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है ना? इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो याद रखना, इसका 1, 2, 3 और 4, तो इसका सब आंसर सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है? थोड़ा 2 सेकेंड का टाइम देते हैं। आप क्या निशान लगाना चाहेंगे? आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे प्यारे? किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती? क्वेश्चन नंबर 13 आप बताएंगे कहां से दी जाती है प्यारे? क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, प्रियंका कुमारी का बिल्कुल सही है। भारत के संचित निधि से दिया जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 266 में है। तो याद रखना कि उच्च न्यायालय के से अब एक पॉइंट बन गया, अब एक याद रखने का प्रोसेस बन गया कि उच्च न्यायालय का
सेवानिवृत्त जज है, जो सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको पेंशन मिलता है। तो आखिर उनको पेंशन कहां से मिलता होगा? अभी एक वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बना के अपने कॉपी में नोट कर लेना है, अपने आप में पॉइंट याद करना है, बोर्ड भरने से मतलब नहीं है। तो भारत की संचित निधि से मिलता है, याद रखना इस बात को। रोज 10-15 पॉइंट नया सीखना है, इंप्रूवमेंट हमको अपने आप में यही करना है। पता चला रोज 1.5 घंटा पूरा दुनिया भर का डिस्कशन देख रहे हैं और मेरे ब्रेन में ही नहीं जा रहा। कहता है भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? अब यहां से एक चीज सीखने को मिलेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में है, महालेखा परीक्षक का काम क्या है? ठीक है ना, महालेखा परीक्षक का काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देंगे, क्या काम है? तो यहां से एक चीज सीखने को मिलेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनका काम होता है लोक वित्त संरक्षक के रूप में। अब एक बात यहां से याद रखना है हम लोग, अच्छा महालेखा परीक्षक की चर्चा अनुच्छेद 148 में है, तो इसका जो काम है वो काम है लोक वित्त संरक्षक के रूप में। लोक वित्त संरक्षक के रूप में महालेखा परीक्षक काम करता है। क्लियर है प्यारे? कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका अर्थ क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अच्छा, अभिलेख न्यायालय कहा जाता है तो इसका कुछ अर्थ होगा ना प्यारे, इसका मतलब क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है, इसके अर्थ को बताना है। बताइए क्या होगा इसका अर्थ? देखो इसका अर्थ ये होता है, अब देखो एक क्वेश्चन है, अब इसका जवाब हम आपको सिखा रहे हैं और इसको याद रखना है। सी नहीं होगा, जो लोग कह रहे हैं सी, जो लोग कह रहे हैं ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। हाँ, 15 का बी होगा और प्रियंका कुमारी अच्छा जवाब दे रही हैं। और 2-3 क्वेश्चन हमने देखा, आपका सही जवाब है बच्चा। मनीष का भी सही है, कुमारी सुमिता का भी सही है, सुनील का भी सही है, बिल्कुल। जिनका बी है, देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका अर्थ होता है कि इसके सभी निर्णय का जो साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तो मेन होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी को सजा सुनाता है या किसी को बरी करता है तो जो भी साक्ष्य के आधार पर उसको सजा देता है या बरी करता है वो वहां पे लिखित रूप से जमा होता है और उसको कोर्ट के रूप में, मतलब कोटेशन के रूप में, अगर मान लो दोबारा वैसा ही कोई घटना घटता है तो वकील जो है वो दिखाते हैं जज को कि सर आपने इसी के आधार पर इसी तरह का घटना घटा था तो देखिए आपने इसको न्याय दिया था। तो जितना भी सजा देने का काम या बरी करने का काम होता है तो सब अभिलेख न्यायालय के फॉर्म में, यानी कि जितना भी होता है डाटा सब कुछ एक जगह जमा किया रहता है और उसके द्वारा दिए गए निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। ये भी इसका मतलब, ऑप्शन इसका बी होगा। कहता है पंचायत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पंचायत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ये गलत है। 50% बिहार में है, 1/3% बिहार छोड़ करके सारे राज्य में है और बिहार में 50% है भी है तो सारी महिलाओं के लिए है। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, इसलिए पॉइंट गलत हो गया। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ये भी गलत है। देखो ग्राम सभा एक ऐसा निकाय है जिसमें गांव के वे लोग आते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, सभी लोग नहीं आ सकते हैं। ग्राम सभा में सिर्फ उन्हीं लोग का नाम होता है जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, ये भी पॉइंट हमारा गलत हो गया। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत समिति होता है या पंचायत होता है, तो बिल्कुल सही। प्रथम स्तर पर क्या होता है, मुखिया वाला आता है, फिर पंचायत समिति आता है, फिर जिला परिषद आता है। ये पॉइंट हमारा सही है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा बी। चलिए आपको मिलान करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति
और इसकी जो नियुक्ति वर्ष है, बलवंत राय मेहता समिति कब बना, तो 1957 में बना। अशोक मेहता समिति सब सामने ही है यार, 1977 में बना। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में बना और पीके थुंगुन समिति यह 1988 में। सारे पॉइंट तो आपके सामने हैं, सारे पॉइंट तो प्यारे आपके सामने ही है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। कहता है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। देखो प्यारे, याद रखना एक बात हमेशा कि 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में लागू हुआ था और इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और प्यारे 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में चर्चा है। एक पॉइंट और याद रखना कि 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? याद रखना कि 24 अप्रैल को हम सब पंचायत दिवस मनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में कौन है? तो 11वीं अनुसूची। 13वीं सूची तो कभी आया ही नहीं, क्योंकि भारत के संविधान में अभी तक 12 ही सूची है, 13वीं सूची तो है नहीं। 10वीं सूची जो है 52वां संविधान संशोधन जब 1885 में हुआ था तब यह 1985 में हुआ था, तब इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित, ध्यान से समझना, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? जवाब देंगे आप सब, बिल्कुल जवाब देंगे। कौन सा गलत है प्यारे, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? चलिए राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो सही है यार, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, प्यारे ये भी सही है। राज्यपाल, एक व्यक्ति जो राज्यपाल के पद पर है वो एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, हालांकि प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के, लेकिन 5 साल तक रह सकता है। तीनों पॉइंट सही है ना प्यारे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन गलत है? तो कोई गलत नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ई, कोई भी गलत नहीं है, सारे पॉइंट इसके। वेरी गुड, बहुत लोगों का जवाब आ रहा है सर ऑप्शन ई होगा, बहुत अच्छा। जिनका भी ई है बहुत अच्छा। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? अभी तो आसान क्वेश्चन है, हमको पता है कि हम खट से आप दे रहे होंगे। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? चलिए, एक फोन था अर्जेंट। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? एक अर्जेंट फोन था, इसलिए हम थोड़ा सा फोन ले लिए। चलिए, तो कौन करता है? तो कुछ लोग ये दिमाग लगा रहे होंगे कि राज्य विधानसभा कह रहा है तो राज्य निर्वाचन आयोग लगाता होगा, राज्य निर्वाचन आयोग लगाता होगा। बोलिए। लेकिन हम जानना चाहेंगे भारत के निर्वाचन आयोग, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो राज्य विधानसभा का चुनाव करवाता है, क्या इसे आप सहमत हैं? चलिए, इसका जो सही आंसर होगा प्यारे वो सी होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल याद रखिएगा आज के बाद से। और अगर आपको प्रॉब्लम होगा, हाँ लोगों ने कहा 100%, बिल्कुल याद रखिएगा कि राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन का संचालन करता है, यहां पे देखो संचालन कौन करेगा, तो संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। संचालन कौन करता है? उसकी भारत के निर्वाचन आयोग के देखरेख में किसी राज्य का चुनाव होता है, नहीं तो बट्टेधार हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और प्यारे यहां से आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, सही उत्तर का चयन करना है तो प्रश्न को पढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये गलत है।
राज्य के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत है कहना। होते हैं, उपसभापति तो जरूर राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मान सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ये मान सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति होता है। इसलिए ये कहना गलत हो जाए कि नहीं होते हैं। उपसभापति तो होते हैं ना उस सदन के सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तो जो राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए पॉइंट हमारा सही हो गया। इसलिए इसका सिर्फ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? समझ में आ गया ना प्यारे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां से कुछ सीखने को मिलेगा। कंफ्यूजन है मुझे कि 40 नंबर के जनरल सब्जेक्ट में पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आता है भैया। अब साइंस पढ़ो, आपका साइंस है तो आप साइंस पे पूरा फोकस करो नीरज। आप साइंस पर पूरा फोकस करो। आप राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे से देख लेना। साइंस से 8 क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा देख लेना। 8 दूनी 16 क्वेश्चन। अगर मैथ कर सको तो कर लेना प्यारे, ठीक है ना? ज्यादा आप टेंशन में नहीं रहो। अगर आपका साइंस है तो पहले पूरा फोकस साइंस पे करो प्यारे, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? बस ज्यादा टेंशन लेके नहीं जीना है। हाँ, पढ़ाई समझ में आ रहा है तो पढ़ाई करना है, सारा चीज काम का है, सब आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, तो कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक, एक पॉइंट आपको हम बताते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अगर बात करें तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक महज आज तक सिर्फ 3 बार हुआ है और उसमें से पहला हुआ था 6 मई 1961 को। और इस 1961 में दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में चर्चा किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखना है। ये पहला बार संयुक्त अधिवेशन हुआ था। अगर दूसरा बार पूछे तो 1978 में हुआ था। 61 के बाद 1978 में हुआ था, जिसमें बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित था, इसमें बैठक हुआ था। और तीसरा और आखिरी आतंकवाद निरोध विधेयक जब 2002 में आया था, तब आतंकवाद निरोध विधेयक। तो इस तीन ऐसे हैं जब संयुक्त बैठक हुआ है और 3 ही बार आज तक संयुक्त बैठक हुआ है। तो पहला संयुक्त बैठक अगर आपसे पूछता है तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, हो गया? चलिए आगे बढ़। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो आपको बता दें कि सारी वित्तीय समितियां हैं। सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि भैया ये सभी समितियां जो है वो वित्तीय समिति है। क्लियर है ना? ये सब समितियां क्या है तो याद रखना है आपको, ये सब वित्तीय समिति है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, 2002 1978 याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। कहता है स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्पीकर के बारे में कह रहा है। स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भैया ये गलत हो गया। स्पीकर जो होता है अपने जीते हुए दल के नेता के द्वारा चुना जाता है। ये गलत हो गया। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यह भी गलत है। जरूरी है कि निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य होना चाहिए।
6 महीना वाला कंडीशन मंत्री लोग के लिए होता है, गलत हो गया। यदि सामान्य अवधि से पहले सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। नहीं, अपना पद तब तक स्पीकर नहीं छोड़ता है जब तक कि दूसरा सरकार का गठन नहीं हो जाता है। तो तीनों का तीनों पॉइंट गलत है, तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर जो होगा, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितना है, याद रखना 250, लेकिन वर्तमान में चुनाव होता है 245 सीट पर, याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो याद रखना प्यारे कि 3 अप्रैल 1952 को, सॉरी राज्यसभा का। और अगर आपसे पूछ दे कि लोकसभा का गठन कब हुआ, तो याद रखना 17 अप्रैल 1952 को। क्लियर है क्या? कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां सही कथन का चयन आपको करना है, विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। चलिए, कहता है केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। क्या ये सही है? बताएंगे। मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, क्या यह कहना सही होगा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, याद रखना विधायिका जो होता है कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उल्टा दे दिया है। कार्यपालिका, हाँ ठीक है, हाँ एक मिनट। केंद्र में मंत्री परिषद जो होता है उस संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बताएंगे क्या सही है? एकदम सही है। मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अगर इसी में पूछ देता व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये गलत हो गया। कोई भी मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल को माना जाता है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, बिल्कुल सही है। और अगर जरूरत पड़ा तो कानून के बारे में क्या चल रहा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकते हैं। तो 1 और 3 दोनों सही है, सी मारिएगा। अब देखो जो लोग टेस्ट दिए होंगे इस क्वेश्चन में, तो इसका जो आंसर आपको मिला होगा वो आंसर मिला होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। बी मिला होगा जो कि गलत है। याद रखना मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी में अगर पूछता कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है प्यारे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बताइए, प्रधानमंत्री के बारे में कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता होता है। भैया ये पहले ही बवंडर हो गया। भैया प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता नहीं होता है, मुख्य नेता होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, गलत। प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, गलत हो गया। नहीं क्यों लगेगा, होता है ना। वह अपने मंत्रियों से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, गलत। एकदम कर सकता है बर्खास्त, प्रधानमंत्री है भैया, किसी को भी बर्खास्त कर सकता है। हाँ, शर्त यह है कि इसकी चर्चा वो राष्ट्रपति से करेंगे। तो तीनों के तीनों, तो कौन सही है? तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं, सब गलत है। क्लियर है? कोई सही नहीं है, सब गलत है, इस बात को याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कहता है भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। लोकसभा भी पारित कर दिया, राज्यसभा भी पारित कर दिया,
राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो उस बिल को रोक सकता है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 111 में। बस इतना पॉइंट याद रखो, इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखो। क्लियर है? अब किसको नहीं पता है 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है, तो ठीक है, एडिशनल पॉइंट भी देखना है। अभी हम लोग का शुरुआत दौर है, रोज नया, हर एक क्वेश्चन में अब एक नया पॉइंट सीख लिए कि भैया अगर दोनों सदन के द्वारा किसी बिल को प्रस्तावित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की सिर्फ आवश्यकता है, लेकिन एक अनुच्छेद 111 कहता है कि अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको रोक सकता है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है प्यारे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है प्यारे। आप चाहो तो इसको आराम से बना सकते। आप बताओ क्या होगा? भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल, प्रणाम राजीव तिवारी जी, कहता है भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है प्यारे? तो अटॉर्नी जनरल देता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अभी आप रिवीजन के फॉर्म में रहो, रोज नया 10 बात सीखो। डिस्कशन क्योंकि 2-3 हजार तक जाता है क्वेश्चन का, मिनिमम 2000 तक। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन। आप बताओ इसका जवाब आप क्या देंगे? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? आप क्या जवाब देंगे? बताइए क्या जवाब देंगे? भैया लोक चुनाव में मतदान करना कि कोई भी मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि मूल कर्तव्य में आते हैं। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और शुरू में याद रखना है प्यारे, जिस समय संविधान बना था उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और एक मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं प्यारे। तो लोक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है, याद रखना। आया है आपके सामने एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्यारे कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन एक सुमेलित नहीं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल कर्तव्य से है, भाग 4 यार सब तो सही है। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। प्यारे सारा का सारा सुमेलित है। आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल प्रियंका, आपका सही है बच्चे। आ जाओ, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? अभी सीखने का है ना अच्छा से हम लोग को। और प्यारे भाई आप कम से कम, हाँ बिल्कुल सुनील, ऑप्शन ई होगा प्यारे। आपको बटन को लाइक करना है अपने इस भाई को गुरुदक्षिणा देने के लिए, ठीक है ना? देखो एक बात याद रखना, आप सब शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो और हम भी आपके शिक्षक हैं, और आप भी शिक्षक बन के कहीं जाओगे तो आप अपने छात्र से एक्सपेक्टेशन रखोगे ना कि गुरुदक्षिणा दे, तो गुरुदक्षिणा में खाली लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है ना? अच्छा लगता है किसको? अच्छा, अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती बताओ? झूठी ही सही, कुछ देर के लिए मुझे लाइक करके आप कम से कम खुश तो कर देते हो। अलग बात है लाइक नहीं करते हो। चलो, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में निहित है? बताएंगे कौन सा निहित है? क्वेश्चन नंबर 32। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप जानते हो क्या? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है प्यारे, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक चर्चा है। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यह अनुच्छेद 21 में है। तो 20 और 21 तो 36 के पहले आ जाता है, यानी कि ये दोनों आ जाते हैं मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में अब हमारा जो क्वेश्चन है ना प्यारे, वो नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछता है। इसके बारे में पूछता है प्यारे,
नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछता है तो पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान काम के लिए समान वेतन चर्चा 49 में किया गया है। 39 में किया गया है। तो याद रखना 39 जो है 36-51 के बीच में आता है, इसलिए इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आता है पुरुष और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन। क्लियर है ना? वेरी गुड। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है प्यारे, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलो विचार करते हैं और सही उत्तर चुनना है। भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। बिल्कुल है, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, सरकार रोक नहीं लगा सकती है, संविधान में ऐसा कहा गया है, तो पहला सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भैया ये भी सही है। इसका एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा सी। प्यारे इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल पहला जवाब दिया है रेणु कुमारी ने। प्रियंका का भी सही है, आदित्य का भी सही है, कुंदन का भी सही है। बहुत बढ़िया प्यारे। 34 कहता है कि भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धर्म संबंधी अधिकार के विषय, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए विकास का भी सी है, अमित का भी सी है, सुधा का भी सी है। चलिए 34 का ए बता रहे हैं प्रियंका। 34 का ए, अच्छा देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। किस कंडीशन में? जब स्वास्थ्य की बात आएगी, जब सुरक्षा की बात आएगी, तो बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकता है। पहला सही है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करता है। नहीं नहीं, गलत बात है। जो मौलिक अधिकार है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का कभी भी विरोध नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा केवल 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पढ़ते हैं पहले। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। सही तो है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए, देखो कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल आएंगे। यही सब तो संसद जो कानून बनाती है उसको लागू तो यही लोग करते हैं। तो सही हो गया ना। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल के मुखिया होता है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में जिसकी जीत होके जाती है उसी का मुखिया होता है, जिसके सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। प्यारे दोनों पॉइंट सही, और याद रखना दोनों पॉइंट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। प्रियंका का, इसके बाद विकास जी का, आदित्य का, है ना, मनीष का, रेणु का, विकास, बहुत, सुधा, अमित जी का, बहुत लोगों का सही आंसर है प्यारे। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के संदर्भ में, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की। बिल्कुल सही है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था। ये गलत है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में नहीं बल्कि 1966 में हुआ था, इसलिए पॉइंट हमारा गलत हो। क्लियर है? इसलिए ये हमारा पॉइंट गलत हो गया। ठीक है। अरे असत्य चुनना है, पर भी ध्यान दीजिए, है ना, पर भी ध्यान देना है। ठीक है, देखते हैं आगे। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक व एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ एकदम सही हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं
जैसे गुवाहाटी जोन में बहुत सारा राज्य आ जाता है, तो हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम, रोलेट, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। नहीं यार, मणिपुर का तो अपना राज्य है, 1972 में गठन हुआ था, 1972 में। मणिपुर तो अलग है। ये सब गुवाहाटी में आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जिसमें असम भी आता है, मिजोरम भी आता है, नागालैंड भी आता है, नागालैंड भी आता है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है, लेकिन मणिपुर नहीं आता है। मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय है, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। तो क्वेश्चन में कह ही रहा था कि भैया गलत को चुनना है, तो गलत हमारा हो गया 2 और गलत हमारा हो गया 4, यानी कि 2 और 4 वाला हमारा ऑप्शन बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यार, मतलब नॉलेजेबल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इस अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो ठीक है। किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता, ये गलत है। स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अगर वैसी परिस्थिति, युद्ध वाला स्थिति आ जाए, तो आपको घर से, अभी देखो ना, 144 धारा लागू होता है तो आप बाहर नहीं निकल सकते। ये हमारा कहना गलत है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, केवल 1 होगा। कहता है 61वें संविधान अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। तो कहता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा किया गया था, तो एक घटना घटा था राजीव गांधी के कार्यकाल में। इसको सिंपली याद रखना, अब इसको प्यारे सिंपली याद रखना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। सत्य कथन चुनना है। मंत्रिमंडल के विषय में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और सत्य कथन चुनना है। सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में भिन्न हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसले के खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं होता। बिल्कुल, मान लो कि पार्टी के विरुद्ध में आप बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। तथा जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। एकदम दोनों पॉइंट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है में जवाब देना है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही लेते हैं, ये तो सही है। ढूंढना तो हमको गलत था, लेकिन ये तो सही मिल गया। ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल। भीड़ इकट्ठा करते हैं, अपनी पार्टी की विशेषता बताते हैं, और हम आप जनता के लिए क्या कर सकते हैं ये बताते हैं, तो ये भी सही हो गया। इस सरकार की नीति एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सही नहीं है, इसमें तो सारे के सारे सही हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो सही नहीं है, सब सही। तो प्यारे, ये था आज का डिस्कशन। अच्छा लगता है तो प्यारे मेरा मनोबल जरूर बढ़ाना, क्योंकि जब तक आप किसी भी शिक्षक के मनोबल को नहीं बढ़ाते हो, सिर्फ निगेटिविटी की बात करते हो, तो निगेटिविटी तो आपके अंदर भी है। जब तक आप किसी का मनोबल नहीं बढ़ाते हो, तब तक कोई भी शिक्षक आपके लिए अच्छा से काम नहीं कर सकता। हम भी तो इंसान हैं। अगर आपको अच्छा मेरा डिस्कशन लगता है, इसको और बेहतर किया जा सकता है, बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है। मिलकर हम सब मेहनत करेंगे। और जय हिंद सबको, नमस्कार।